देख रहे हैं आप और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है मुस्लिम कतर ने मेरी फीसद की सज़ा कम क्यों की। अच्छा, मुस्लिम कतर ने नेवी फीसद कम, इंडियन। अच्छा, लोग की वीडियो पर देखते हैं, वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो लेकर आया हूं। 8 इंडियन ऑफिसर्स विल कम बैक फ्रॉम कतर, इंडियाज बिग विन। देखिए जी, बड़ी वाकई ये बड़ी खबर आई है कि जिन्हें मौत की सजा मिली थी कतर में जासूसी के आरोप में, अब जी वो अब उम्र कैद में आ गई है, शायद जहां तक खबर मैंने पढ़ी है, और वो कम कर दी गई है सजा। तो बड़ी विन मानी जा रही है। लेकिन देखिए, बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है। बात उनको वापस घर लाने की, और बात उम्र कैद तक नहीं रखने की है उसमें। तो अभी इस पर भी काम चल रहा है। आपको खबर आ जाएगी, अभी नहीं, कुछ टाइम लगेगा थोड़ा, जैसे इसमें थोड़ा टाइम लगा। खबर आ जाएगी कि वो रिहा हो गए हैं 8 के 8, और वो भारत आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि चलो अब डेथ पेनल्टी नहीं रही, अब उससे हम नीचे आ गए हैं, और उस पर और ज्यादा काम किया जा रहा है। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी सरकार, सब लगे हुए हैं। और इसने उन पत्रकारों के मुंह पर भी तमाचा मारा है जो लगातार इस खबर के बाद इस तरह की बातें कर रहे थे कि मतलब इतनी निकम्मी सरकार तो कोई हो ही नहीं सकती, और देखिए क्या से क्या हो गया कतर में, ये सारी डिप्लोमेसी सब फेल हो गया, अब सारी विदेश नीति फेल हो गई। अजी फेल हो गई तो अब बताइए अब क्या हुआ? अब क्या आप आके कहेंगे कि नहीं नहीं सरकार ने काम किया? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके एजेंडे से गायब हो जाएगी ना चीज। आप झूठे साबित हो गए हैं। चलिए, पाकिस्तान में इस बात पर किस तरह की चर्चा की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने भी बड़ी खुशी मनाई थी। मेरे पास बड़े कमेंट आते थे, देखो कतर ने क्या किया, इस्लामिक मुल्क है, देखो कतर ने क्या किया, जो करना है कर लो। अब बताओ भाई, अब बताओ। चलिए वीडियो देखते हैं। खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो था ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब उन मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी, और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की, और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है, और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। देखिए, बात ट्रेड की नहीं है, बात रेपुटेशन की है। भारत की रेपुटेशन ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये तो मुझे भी पता है कि ये नेवल ऑफिसर्स को फंसाया गया है, क्योंकि जो कंपनी काम कर रही थी, जो चीजें कर रही थी, और उसमें बहुत बड़ा खेल है, वो हमें पता है कहां से कहां जा रही हैं चीजें। लेकिन हमें यह भी पता है कि हम उन्हें सकुशल वापस लेकर आएंगे। ये ट्रेड की वजह से नहीं हुआ है। पहली कि हमारी छवि अच्छी है, दूसरी कतर में, आप मिडिल ईस्ट छोड़ दीजिए, कतर में नियर अबाउट 7 लाख भारतीय रहते हैं, 7 लाख। और आपको पता है कि कतर की टोटल पॉपुलेशन का ये कितना परसेंट होता है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। नियर अबाउट 22-23% के अराउंड है। 22-23% भारत के लोग हैं वहां पर, और वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छे ओहदों पर हैं, बहुत की प्लेसेस पर उनकी डेपुटेशन है, मतलब वो काम कर रहे हैं, यानी कि कतर को एक तरह से चला रहे हैं। अगर भारत के साथ कतर का ज्यादा पंगा हुआ और भारत ने सबको बाहर निकाल लिया वहां से, तो यकीन मानिए कतर चल नहीं पाएगा, बैसाखी भी नहीं रहेगी। क्योंकि
जिस लेवल के लोग भारत के हैं, वो चाहे आईटी के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो फैक्ट्रीज चलाते हों, चाहे वो मैनेजर वाले पोस्ट पे हों, वो सब काबिल लोग हैं। सेकंड नंबर पर मुझे याद आता है शायद बांग्लादेश के लोग वहां पर हैं, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और पाकिस्तानी तो शायद 7वें 8वें पर होंगे, जहां तक मुझे याद है, इसके नीचे ही होंगे वहां पर। आप सोचिए कि इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वहां पर रहने वालों की संख्या भारतीय है। वो ज्यादातर भारतीयों को प्रेफर करते हैं, न कि पाकिस्तानियों को। उसके बाद वो बांग्लादेशियों को प्रेफर करते हैं। इससे आपको अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं कि भारत, भारतीय और जो बांग्लादेशी हैं, वो दोनों आपसे कहीं ऊपर है पाकिस्तानियों। क्योंकि बांग्लादेश में भी तालीम को प्रेफर किया जाता है। बांग्लादेश के लोग आज से नहीं, जब हम साथ में थे, जब भारत पूरा एक था, तब भी बांग्लादेश और वो पूरा बंगाल का जो इलाका था बहुत प्रोस्पेरस था और बहुत इंटेलेक्ट था। ठीक है, बांग्लादेश में अब कुछ रेडिकलाइजेशन बढ़ गई है, हिंदुओं के प्रति नफरत दिख रही है, तो भाई अगर ये बढ़ रही है तो बांग्लादेश का फेट भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। अगर बांग्लादेश के लोग जितनी जल्दी ये समझ सकते हैं समझ जाएं, वरना फेट तो तय है। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि बांग्लादेश के लोग तब भी उस इलाके को रिप्रेजेंट करते थे जहां पर इंटेलेक्ट ज्यादा था, एजुकेशन ज्यादा थी। और आज उसी की बदौलत, इसलिए अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, 71 को नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान के किरदार को नहीं भूलना चाहिए, भारत की मदद को नहीं भूलना चाहिए। बांग्लादेशियों को खून बहाया है हमारे देश के जवानों ने, 4 से 5 हजार जवानों ने आपके लिए। खैर, एहसान फरामोशी जो करता है वो तो पता ही आपको कि क्या होता है उसका। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि अगर बांग्लादेश के लोग बाहर पाकिस्तान से ज्यादा ऊपर हैं तो वो उसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने सबक नहीं सीखा। बांग्लादेश की कमाई पर आप ऐश करते रहे 71 से पहले तक। कमाई बांग्लादेश के लोग करते थे, हाड़तोड़ मेहनत वो करें, बिजनेस वो करें, पैसा वो कमाएं, और सड़कें आपके इस्लामाबाद में बन रही थी और इस्लामाबाद बसाया जा रहा था। तो ये फर्क है। मुझे लगता है बांग्लादेशियों को ये चीज कभी भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन अब भूल रहे हैं शायद। तो ये बात है कि भाई अगर कतर ने ज्यादा बड़ा पंगा लिया तो कतर को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तेल निकल जाता है, गैस निकल जाता है, वो सब ठीक है, मेंटेन कौन करेगा? सिस्टम चलाएगा कौन? सिस्टम बनाएगा कौन? ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अगर अब आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान को किस तरह होना चाहिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को किस तरह होना चाहिए और पाकिस्तान को किस तरह अपनी फॉरेन, पहले तो हम ये बात करेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी, पहले तो ये बताइए सर सिचुएशन क्या है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हमारा अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई, पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मैं साइड में आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से धक्का मारा गया, धकियाया गया, गर्दन से पकड़कर उनको पुलिस लेकर गई, वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि अकड़ शाह महमूद कुरैशी में भी बहुत थी, चबा चबा के शब्दों को बोलना, भारत को चबा चबा कर गरियाना। जिसने जिसने भारत को गालियां दी हैं ना, उसका हश्र उसी के देश में बहुत बुरा हुआ है, और शाह महमूद कुरैशी का भी वही होगा। अभी तो उसका भी होगा, वो क्या नाम है वो गेंडे का, अरे जो बहुत खाता है यार, शेख रशीद, उसके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है भाई। पाव पाव भर के बमों से और बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, बहुत किया है तुमने। तो वाकई ये तस्वीरें देख के मुझे भी बड़ी वो है कि चलो यार ठीक है, इंसान ही था, बुजुर्ग हो गया है यार, ठीक है, मैं गरियाता ही था, लेकिन थोड़ा अफसोस होता है ना इस तरह से पाकिस्तान की पुलिस उसके साथ करेगी। बताओ, कभी ये फॉरेन मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का, बताओ यार। हमारे यहाँ कभी आपने देखा है कि किसी फॉरेन मिनिस्टर को या ऐसे किसी आदमी को ऐसे धकियाते हुए, ऐसे मतलब बेइज्जत करते हुए, मतलब बस लतियाए नहीं गए, बस मैं वही कहूंगा। नहीं तो मुझे लगता है कैमरे अगर नहीं होते ना तो अब तक लात भी पुलिस मार चुकी होती, उनको जमीन पर पटक कर लतियाए गए होते शाह महमूद कुरैशी। अफसोस हुआ मुझे बहुत। बनाएंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाएंगे तो वो बाहर के मुल्कों में जाएंगे, हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारी इकॉनमी मजबूत होगी। इस तरह हमारी टेक्सटाइल जो है, उसमें टेक्सटाइल में हमारे लोग आएंगे तो हमारी टेक्सटाइल देखें, टेक्सटाइल हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से
इजिप्ट में गई है हमारी टेक्सटाइल, उसके बाद बांग्लादेश गई है और वियतनाम जाना शुरू हो गई है हमारी सियालकोट की इंडस्ट्री। ठीक है, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फ़ौरन स्टेप्स ले और इन चीज़ों को रोका जाए। ये इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ मुल्क में मज़ीद ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि बाहर के मुल्क में जाए। इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। अब इनसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये करूंगा कि इस्लामिक कंट्रीज, जो कि हमें एक बताया जाता है कि इस्लामी यूनिटी और ये चीज़ है, इनसे ये भी क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले सर की तरफ आते हैं कि भाई हमारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि कहा जाता है कि भाई हाँ ये बड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये बताएं हमारी जो डिप्लोमेटिक वे में हम जिस तरीके से चल रहे हैं उसे अगर कंपेयर किया जाए दूसरे कंट्रीज के साथ तो क्या फ़र्क नज़र आता है? फॉरेन पॉलिसी, हमारा विजन मतलब क्या है इस टाइम पाकिस्तान? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का विजन जो है वो इस वक्त नाकाम है। इसलिए कि अगर आपने कामयाबियाँ देखनी हो ना दुनिया के अंदर, तो आप देख लें कि पाकिस्तान जो है अपने हर हवाले से वो उसका ग्राफ नीचे है। तो कामयाबी तो किसी भी शोबे में नहीं है। डेमोक्रेसी ले लें, वहाँ पे हम हमारे अदलिया का निज़ाम ले लें, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। इंटरनेशनल जो विजिटर जो सैर करने के लिए आते हैं वो इंडस्ट्री ख़त्म है। ये जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कम हो गई है। ये एक ट्रेड कंट्री बन गया है, जिस वजह से जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हम इन चीज़ों का हल जो है वो हमें मिल ही नहीं रहा। हर आदमी, हर जमात, हर लीडर जो है वो झूठी तसल्लियाँ देता है। प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। मंशूर सब बड़े अच्छे बयान करते हैं, अमल पे ज़ीरो हैं। और हमें तो मौजूदा क़यादत से कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बेहतर होंगी? ये जो मौजूदा मटीरियल है हमारी क़यादत में, वहाँ इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। बाकी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो कोई अपना ख़ास बंदा भेजे, जैसे कायदे आज़म आए थे। इसी तरह कोई अच्छा बंदा आ जाए जो मुल्क को इस दलदल से निकाल दे। भवन में कश्ती फंसी हुई है, दुआ है अल्लाह वो निकाल दे। इन लीडरों से कोई तवक्को नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट से, ना सियासतदानों से। ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल इमेज क्या है? अभी जो खबर जो हमने जिससे स्टार्ट किया था कि भाई कतर में 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत दी गई, स्पाइंग के जो इल्ज़ाम था उनके ऊपर वो कैंसिल कर दी गई। इंडिया की ये बहुत, सर ने कहा बहुत बड़ी विन है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन कैसे ऐसे पॉसिबल है कि इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ ना सिर्फ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं बल्कि उनके साथ उसके साथ मिल के चलना चाहते हैं? पाकिस्तान की बात करें, हमारे साथ यहाँ पे कभी खबर आ रही होती है कि भाई सऊदीया में सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी है। कभी खबर ये आ रही होती है कि भाई कुछ ऐसे सिटीज हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहां पे जा नहीं सकता सऊदीया में। क्या इसके ऊपर कहना है? देखिए, साथ ही एक ही इस खबर की भी चर्चा की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इस खबर की भी चर्चा करें कि भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं सबसे ज्यादा लटकाए भी सऊदी अरब में जाते हैं, फांसी पर क्राइम करते हैं, पकड़े जाते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं। मुझे याद है कि 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को अब तक लटकाया जा चुका है सऊदी अरब में। इसकी भी चर्चा की जानी चाहिए, तभी तो समझ में आएगी बात कि भाई क्यों सऊदी अरब आने से मना करता है। सऊदी अरब में रोक लगाई जा रही है कई शहरों के लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को, इसी वजह से ना, क्योंकि आपने कुकर्म किए हैं और कर रहे हैं। जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, हमारे मुल्क का अल्लाह ही। जिम्मेदार कौन है उसका जिम्मेदार ये शुरू से ही भीख मांगने वाले हैं, 1947 से भीख मांग नहीं जी, ये कायदे आज़म के विजन को इन्होंने अपनाया ही नहीं है। कायदे आज़म की जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने मुल्क को आइन के हवाले से जो आपने हदायत दी, जो उनका किरदार था, उस पर किसी भी लीडर ने फॉलो नहीं किया, ना मार्शल्ला वालों ने तो ना सियासतदानों ने। आज ये चीज़ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मेरा जो सवाल था आपने बोला बड़ा ज़बरदस्त है कि ये क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हमारा जो इस टाइम रिलेशन है और नेबर कंट्री इंडिया का जो रिलेशन है, फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ आज के दौर में, अगर लेट्स सपोज मैं सऊदीया की बात करता हूँ, उसे ये डिसीजन लेना पड़े कि या तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं या इंडिया के साथ, किसके साथ वो रिलेशन बेहतर करें? देखें जी, बात ये है कि ये आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बात ये देखने वाली है कि क्या पाकिस्तान ने और क्या इंडिया ने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया। इंडियन आवाम जो है वो इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं। अपने कंट्री
आपने कैसे कह दिया कि हार्डलाइनर्स हैं? मुझे एक ऐसा फैसला बताइए इस सरकार का जो साबित करता है कि भाई ये सरकार हार्डलाइनर है। एक फैसला, पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक फैसला साबित कीजिए जिससे ये साबित होता है कि भाई ये हार्डलाइनर सरकार है। नहीं कर पाएंगे। अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब देखें, बात सिंपल सी है। पाकिस्तान के अंदर जैसे सर ने बात की कि हम जो है ना, यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं और अरब ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें भीख मांगने वाला समझते हैं, क्योंकि हम उनसे $1 अरब लेने, $2 अरब लेने, हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा प्रेसिडेंट उनके पास जाता है, तो उस आदमी की कोई इज्जत नहीं होती जो भीख के आगे हाथ करके मांगता है। कोई भाई भी हो, कोई बहन भी हो, बार बार अगर वो आपके दरवाजे पे आए तो एक दिन आपको भी वो अच्छे नहीं लगेंगे कि आप कहेंगे यार अपने पैरों पे खुद खड़े होने की कोशिश करो। इसी तरह इस्लामिक ममालिक भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह पाक ने हम पे ये बड़ा फजल किया। देखें, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक कौल मुबारक है, फरमाते हैं कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। शायद ये, मैं शायद नहीं कहता, मैं कहता हूँ डेफिनेट ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का विजन है जिसके तहत अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। हमें एक, मतलब यहूदियों की टेक्नोलॉजी से आपको लैस कर दिया। आपको शर्म नहीं आ रही है बात कहने में? एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी यहूदियों की है। डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर जिन्होंने पहला एटम बम बनाया वो एक यहूदी थे। तो यहूदी की टेक्नोलॉजी आपके अल्लाह ताला ने आपके पास भेज दी। ये गुनाह नहीं कर दिया अल्लाह ताला ने आपके साथ? यहूदी की टेक्नोलॉजी। लेकिन आप लोग ऐसे कमजोर आदमी हैं कि आप लोग उसको भी स्वीकार कर लेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहूदी का माल आ गया हमारे पास, अपना ही माल। अब हम इस पर लिख देते हैं ये इस्लामिक एटम बम है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना आप लोगों का, ये गजब का है। छाती ठोक कर कहते हैं कि नहीं जी, हम तो मानते ही नहीं। मैं ये एक छोटी सी बात करके ख़त्म करता हूँ कि हमें ऐसी डेटरेंस अल्लाह ताला ने स्ट्रेटेजिकली दे दी है कि इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता। हम इतने मजबूत हो गए, हमारी आर्मी इतनी मजबूत हो गई है एक एटम बम हमारे पास आने की वजह से। अगर हम एटम बम बना सकते हैं, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा सकते? इसलिए नहीं करवा सकते सर कि एटम बम आपका बनाया हुआ नहीं है। एटम बम की टेक्नोलॉजी आपने डेवलप नहीं की है। एटम बम आपको चाइना ने दिया, उसके ब्लूप्रिंट्स चाइना ने दिए, उसका फॉर्मूला चाइना ने दिया, उसकी इंजीनियरिंग चाइना ने दी। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर परवेज हुदबॉय कहते हैं। सुनिए। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई कहे ना कि हमारे पास एटम बम है, तो कहो कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे पास फिर ये मोटरसाइकिल का इंजन तक क्यों नहीं बनता आपके यहां? जो देश, आपको ये नहीं लगता कि जो देश एटम बम की टेक्नोलॉजी हासिल कर ले, एटम बम बना ले, वो देश एक अदद मोटरसाइकिल का इंजन आज तक नहीं बना पाया? आप कार का इंजन, रेलवे का इंजन, हवाई जहाज का इंजन, ये सब छोड़ दीजिए, रॉकेट का इंजन, एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना पाया। गटर के ढक्कन तक तो आप चाइना से इंपोर्ट करते हो 80%। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, आपके पास टैलेंट इतना आगे है, तो बाकी चीजों में भी तो दिखना चाहिए। एटम बम आपने बना लिया लेकिन बाकी चीज में गोल, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के लोग कभी क्या करवा सकते हैं जितने भी। आपने मुस्लिम ममालिक की बात की थी ना,
हम ये बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि हम मुस्लिम ममालिक को इस बात के ऊपर कायल कर लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की, यहाँ पे एक इस्लामिक जितने भी OIC का इजलास हुआ उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, आसफ जरदारी साहब ने, बेनज़ीर भुट्टो सब ने अपनी अपनी जगह कोशिश की, ठीक है। उसके बाद इमरान खान ने भी कोशिश की। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, करने वाला काम ये है कि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसके ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं। उसमें मैं ये आखिरी बात करके बात ख़त्म करूँगा। नहीं, मेरे एक सवाल भी होगा जी 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 ज़रूर। देखें, हम सिर्फ कुछ और ना करें, गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं कहता हूँ हर सिटी के अंदर, पहले चलें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करे, स्किल प्रोग्राम बेस्ड प्रोग्राम शुरू करे, जिसमें जो आपके प्लम्बर हैं उनका 6 माह का कोर्स हो, प्लम्बर का 6 माह का कोर्स हो, और प्लम्बर को 6 माह के बाद बाकायदा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा डिप्लोमा दिया जाए। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन का हो, इसी तरह और कोर्सेज हो। उसका फ़ायदा क्या होगा? उन कोर्सेज के तहत जो आपकी बाहर एम्बेसीज हैं, उनके तहत आप जो यहाँ पे आपके पास 25 करोड़ के पास करीब आबादी है, आप उनको लेबर को यहाँ से एक्सपोर्ट करें, स्किल्ड लेबर को, वो वहाँ से आपको फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे और फिर वहाँ पे उनको इजीली जॉब भी मिल जाएगी। और ये आइडिया भी आपने भारत से चुरा लिया है। ये आइडिया आपका नहीं है सर, ये आइडिया भारत में सालों पहले इंप्लीमेंट हो चुका है और इस आइडिया से बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है लोगों को, भारत के लोगों को। कौशल विकास योजना जाके आप पढ़िए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। उसके पहले भी सरकारों ने ऐसा किया भाई। ITI खोले, एक देखिए, एक IIT है, दैट इज डिफरेंट, एक ITI है। ITI में भी बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन और पता नहीं फोरमैन, पता है बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं वहां पर। और वो आज से नहीं है, बहुत जमाने से है। पॉलिटेक्निक खोले गए, उनमें भी कोर्सेज कराए जाते हैं। भारत में ये कई सालों पहले हो चुका है सर। पाकिस्तान की सोच से भी आगे चलते हैं हम। उनके पास डिप्लोमा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा। दूसरे नंबर पे उन्हें वहां पे जाके भीख नहीं मांगना भीख- पड़ेगा, बड़ी भीख बात नहीं ये है। मांगनी पड़ेगी। अच्छा सर, आपकी बातों में से 3 सवाल मेरे निकले। एक आपने बोला एटॉमिक पावर बन गए, ठीक है, मुझे ये बताइए कि एटॉमिक पावर बनने से हमें उसके बाद हमारी क्या इकोनॉमी ग्रो हुई, ऊपर गई या नीचे गई? दूसरे नंबर पे आपने बोला पाकिस्तान नूर है, इसे जवाल नहीं, मतलब ये कभी टूट नहीं सरकार सकता। वासिफ साहब का ठीक है, कॉल है, लेकिन वासिफ क्या अली वासिफ। 1971 में ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हुए? एक दूसरा सवाल ये। तीसरा ये आपने बोला हम एटॉमिक पावर बन गए, उसके बाद इंडिया हमारे पे हमला नहीं कर सकता। क्या आज के दौर में मैं अगर बात करूं, मतलब लॉजिकल बात, क्या इंडिया को जरूरत भी है हमारे पे हमला करने की, या हम खुद ही एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं? ठीक है, या हम कर सकते हैं किसी पे हमला? देखिए, मतलब मैं 3 सवालों के जवाब। मैं 3 सवालों के आपके जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमहुल्लाह, और आप CSS के टॉपर भी थे। आपने CSS किया और CSS को उस ज़माने में टॉप किया, और इंग्लिश के बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे, ठीक है, और फिर इंग्लिश पढ़ाते भी थे। उनका एक विजन था, उसके तहत उन्होंने ये बात फरमाई कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। इसको आप इस बात से अगर आप रिलेट करेंगे बांग्लादेश कैसे अलहदा हो गया, और ये नहीं था होना चाहिए जो आपका सवाल का भी हिस्सा था, ये सवाल। हाँ, लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, पाकिस्तान आज भी कायम है और ये हमेशा रहेगा। बांग्लादेश से अलहदा होने की वजह ये थी कि घर का जब चौकीदार जो है, घर का चौकीदार जो है वो चोर के साथ मिल जाए तो उसमें तो फिर आप कोई कर नहीं सकते ना। तो 1970 में, 1971 में और जो उसके बाद के वाक़यात, मुफ्ती बामी का बनना, और बांग्लादेश के जो हमारे लोग थे, बंगाली हमारे भाई हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। हम भी, हमने उन्हें राइट दिए या नहीं, ये बात सारी। वो फिर वहाँ पे आ जाती है बात, हमने राइट नहीं दिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कसूर था। और फिर वो सियासी एटॉमिक पावर, हाँ ठीक है, एटॉमिक पावर ये आगे से सियासी बात हो जाएगी तो वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एटॉमिक पावर का आपने बोला, पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं, उन्होंने सच फरमाया था और ये कायम रहेगा इंशाल्लाह। एटॉमिक पावर की अगर बात करें, इंडिया नहीं हमला करता। हाँ, मुझे इंडिया बताएं कि उन्हें जरूरत है नहीं, आज के दौर में उन्हें कोई हमला नहीं, अब आने वाले वक्त में इकोनॉमिक वॉर्स होनी है। अब जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं उनका वक्त गुजर गया। देखें, चाइना ने, छोड़ो यार, अब इनकी बातें नहीं सुननी, ये फंस गए और ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जवाल नहीं है और बांग्लादेश आधा पाकिस्तान टूट गया तो ये जवाल नहीं है भैया। गजब लॉजिक है, गजब लॉजिक है। नूर है तो नूर ही रहेगा भाई। अब तो सिर्फ लाहौर बच जाएगा पाकिस्तान, तब भी पाकिस्तान रहेगा यार। सिर्फ लाहौर भी बच जाएगा तब भी पाकिस्तान रहेगा, है कि नहीं? अब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं दे सकता, मैं कोई काउंटर नहीं दे सकता इसका कोई काउंटर नहीं हो सकता।
दूसरा कि एटॉमिक पावर है। भारत ने कब हमला किया आप पर, जरा ये कोई साबित कर दे मुझे। कोई एक पाकिस्तानी साबित कर दे कि भारत ने कभी पाकिस्तान पर अटैक किया, मैं बात मान जाऊं। सारे पाकिस्तानियों को चैलेंज है, साबित कर दो कि भारत ने अटैक किया कभी, और मैं साबित कर दूंगा कि भारत ने कभी अटैक नहीं किया आप पर। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहां के एयरफोर्स के चीफ कह चुके हैं, आपके यहां के मिलिट्री के ऑफिसर्स कह चुके हैं, आपके यहां के बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकार कह चुके हैं। सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। अब ये सुनने के बाद भी आप कहेंगे, तो देखिए मैंने तो सबूत पहले ही दे दिए, अब आप सबूत लेकर आइए। ये आपके ही देश के सबूत है भाई, मेरे देश के नहीं है, ये आपके देश के सबूत है। दूसरा, एटम बॉम्ब ने आपको ही फोड़ डाला है ना। आपकी इज्जत है किसी दुनिया के किसी हिस्से में, ना पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से देखा जाता है, ना बिजनेस में कोई कमाल कर दिया है, ना इन्वेंशन में कोई कमाल किया है, ना इनोवेशन में कोई कमाल किया है। आप दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी हैं। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। तो एक भिखारी की हैसियत, एक भिखारी की औकात भिखारी की तरह ही होती है, तो उसको ट्रीटमेंट भी दुनिया में भिखारी की तरह ही मिलेगी। और वैसी ही ट्रीटमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तानियों दोनों को मिल रही है, क्योंकि आप लोग सच को स्वीकार नहीं करते। आधा मुल्क टूट गया, लेकिन पाकिस्तान तो कभी बर्बाद नहीं हो सकता, तबाह नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो नूर है, पाकिस्तान तो यह है, पाकिस्तान तो वो है। बढ़िया भाई। कमेंट करके आप जरूर बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। बड़ी ही ये अच्छी खबर है। सबसे पहले हम इस पर एक वीडियो कर चुके हैं एक दो पहले भी, लेकिन इंडिया की ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विन है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन। एक चीज़ और इसमें बड़ी क्लियर, 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हुई हैं। पहली चीज़ ये क्लियर हुई है कि वो अभी तक रिहा नहीं हुए। 3 से 25 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है या सुनाई जाएगी, तो अभी तक वो रिहा नहीं हुए। लेकिन जिस तरह उन्होंने उनकी डेथ पेनल्टी, डेथ की सज़ा जो है, मौत की सज़ा जो है वो वापस ली है, जो कि मैंने जब से भाई मैंने होश संभला, मैंने अपनी हिस्ट्री, मैंने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में ये पहली मरतबा होते देखा है। किसने ये पहली मरतबा किसने पहली मरतबा दूसरी मरतबा ऐसा देखा कि पहली मरतबा देखा है? रहमतुल्लाह भाई मैंने तो वाकई पहले तुम्हारी तो एज अभी कम है। वही मैं बात करने वाला था कि जहाँ तक जितनी मेरी एज है, मेरी 18-19 साल उम्र है, तो मैंने अपनी पहली मरतबा ये देखा है। और कंग्रेचुलेशन भाई इंडिया के लोगों के लिए और इंडियन पावर को, इंडियन लोगों ने इंडियन पावर को भाई, जिन्होंने ये नामुमकिन को मुमकिन भाई, इंडियन पावर को पावर भी हो है बिल्कुल। अच्छा भाई, तुमने अपनी सिर्फ मेरा एक सवाल, बाकी बाद में बातें करना, अपनी जिंदगी में किसी सजाए मौत कैदी को या मुजरिम को सजा वापस होते सुना? क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट से या सिर्फ स्टेट में? जैसा भी है, किसी भी शक्ल में। मैंने पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फैसले देखे हैं, तभी बात कौन सा?
यहाँ हमारे गांव में काफी लोग हैं जो सजाए मौत होने के बाद में शूट कराए मेरे भाई। इस तरह वो है होता है हमारे मुल्क में आपको लगता है कोई कानून कानून है। मैंने इसलिए स्टेट का पूछा है कि एक चले मैं स्पेशल क्वेश्चन कर देता हूँ सॉरी अरब कंट्री के लिहाज से बात करें। अरब कंट्री का दूसरे तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है ना मक्का वाले उनका फैसला मैंने कभी नहीं वापस होते नहीं हैं देखा। लेकिन ये भी तो उनमें से है, अरबी हैं, अल अरबी है ये। अब यार ये इनका अपनी स्टेट्स हैं इनके बारे में, लेकिन सिर्फ इतना कह दो कि अल अरब में पहले ऐसा कोई वाकई रिवर्स होते हैं तो देखा वो सुनाई देखा मैंने। इतनी सी बात असलम भाई, मतलब कि ये अपनी हिस्ट्री में, मैंने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में ये पहला वाकया देखा है कि एक अरब कंट्री है, क्योंकि अरब थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कवानीन के, खैर आप बदल रहे हैं थोड़े से, तो उन्होंने सजाए मौत दी हुई थी और उनको वापस लिया है, अभी वापस लिया है। तो आलोक सर ये कह रहे हैं कि ये भी चांसेस है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो आपको इंडिया में दिखने को मिलेंगे, ये कि रिहा होकर इंडिया में आ जाएंगे। अगर ऐसा करता, मैं कहता हूँ ये तो फिर एक तो क्या वो कहते हैं, एक चौपड़ियाँ तो दो दो, पंजाबी में कहावत है, एक तो चौपड़ियाँ या उतू दो दो, यानी कि एक तो पहले ही मक्खन लगा है और ऊपर से दो मिल रही है। सीधा सीधा कह दे भाई सोने पे मोस्ट एडवांटेज जिसे कहते हैं। तो ये अगर रिहा कर रहे तो ये बहुत बड़ी इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत हो गया। और बड़ी बातें क्लियर हुई। अक्सर हम क्या कहते हैं इसके भाई कि भाई ये इंडिया की क्या है, इंडिया की कतर की क्या है, ट्रेड होती है इंडिया के साथ, इंडिया की अपना कतर की मजबूरी है, यही कहते हैं ना। आलोक सर ने कहा कि ये भी बात है, लेकिन उनके नज़दीक मुझे भी ये आलोक सर से इत्तेफाक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी। क्यों असद भाई ऐसा लगता है? रेपुटेशन मतलब उनका जो छवि है, उनकी जो अमाल है, उनकी जो हरकतें हैं, वो पाकिस्तान या बंगाल का भी कंपैरिजन उन्होंने किया, पाकिस्तान का भी कंपैरिजन किया, बंगाल को वार्न भी किया, क्योंकि वो बंगाल भी इसी तरीके से, बंगाल का मतलब बांग्लादेश है, बंगाल इंडिया में भी है, बांग्लादेश अगर नहीं अपनी हरकतों से सुधरेगा तो हो सकता है उसका हाथ भी पाकिस्तान से। ये लोग सर आपने क्या हरकत कर दी है यार, वो भी थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल की तरफ जाते ना। बात मेरी सवाल करने का और मकसद है, मकसद मेरा ये है, क्या आपको लगता नहीं है ऐसा कि मतलब कि उनकी रेपुटेशन बाकी कंट्री की निस्बत मिडिल ईस्ट में यार, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हैं कि उनके ज़्यादातर लोग वहाँ पर एजुकेटेड हैं, अपने अपने अच्छी पोस्टों पर है मेरे भाई। 20-22% उनकी आबादी बनती है टोटल पूरे कतर में। ये चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। आप सीधी सीधी बात करें कि कतर वालों को ये भी ख्याल करना पड़ता है कि हम इतने पढ़े लिखे लोग या इतने काबिल जो हैं, अगर हमारे मुल्क से जाते हैं तो उसका नुकसान भी तो हमारे मुल्क को ही होगा। ये चीज़ें भी तो काउंट होती हैं ना बीच में मेरे भाई। बिल्कुल, हज़ार किस्म की पॉलिसीज होती हैं मुल्क की, वो हर किस्म से हर लिहाज से देखते हैं। यहाँ जैसे बुद्धू बैठे हैं पाकिस्तान में, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक के कहने पर या किसी एक बाप के पीछे लगकर सारे मुल्क का ही सत्यानाश करना है, ऐसा तो नहीं ना होता। बाहर वाले मुल्कों को पता है कि हमने आने वाले वक्तों में क्या करना है, किसके साथ कैसा बर्ताव रखना है। आपको लगता नहीं कि इंडिया की छवि है हमारी निस्बत मिडिल ईस्ट में, जो कि हमारे मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं, अच्छी है यार, वो अच्छी इसलिए मेरे भाई कि उन्होंने उनको अपने एतमाद में लिया, हमने नहीं लिया। कैसे लिया यार? उनके काम करने का तरीका अच्छा है ना, वो 2 नंबरी नहीं करते, वो अपने म्यार के मुताबिक चीज़ें उनसे देते हैं, उन्हें लेते भी हैं, बराबरी की बात करते हैं। यहाँ पर बराबरी तो है नहीं मेरे भाई। मतलब जो हरकतें इधर है वो पंजाबी में कहावत है, जो जड़े इतने गंदे लाहौर भी गंदे। तो भाई आप अगर ऐसे ना होते तो आपको क्या ज़रूरत थी किसी के सामने हाथ फैलाने की? बात तो ये है ना। ये तो भी मुश्किल। अच्छा, आज मैं देखूँ ना कि पूरी दुनिया में, इंडिया में कहता ना कि ज़रूरत बन चुकी दुनिया की, वो इसलिए कि पूरी तकरीबन जो है ना मैक्सिमम ये इंडियन लोग हर कंट्री में और उस कंट्री के तकरीबन जो ज़्यादा सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे गांव के, हमारे मतलब मेरे रिश्तेदार भी जो हैं लोग, वो गए हैं अपना दुबई में, वो कहते हैं कि वहाँ पर जो इंडियन लोग हैं वो ज्यादा जो अच्छे काम, अच्छी पोस्ट पर हैं, और जो पाकिस्तानी हैं वो या तो मजदूरी तक ज्यादा करते हैं, सही अच्छे, लेकिन ज्यादा मजदूरी करते हैं। और देखने के कतर की उन्होंने बात की है कि उनकी टोटल आबादी का 22% तकरीबन है। तो पूरी दुनिया में इसका यही हाल है। अगर वो देख लें कि वापस आ जाए तो इनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है कतर को, तो ये भी हो सकता है। फिर बात की सऊदी अरब की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ड्रग सप्लाई में या ड्रग ले जाने में आने में
पाकिस्तानी बड़े शामिल होते हैं। और सऊदी अरब ने 62 वो जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे लोग सर, 62 लोगों को वो मतलब सजाए मौत दे चुका है। ये कोई फर्क नहीं इसी हरकतों की वजह से तो हम पीछे हैं। ऐसी असल में बात भाई ये हमारा बात पता मुद्दा क्या होता है हमारे पाकिस्तानियों का, हमारा अगर हम अपने कंट्री में रहते हैं तब भी या किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं तब भी हमारा मेन यही मकसद होता है कि जल्दी से जल्दी शॉर्टकट तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ना वो जनरेट कर सकें, ये होता है। तो इसी इस्लाम में आप कह लें कि गलत काम अपनाए जाते हैं, गलत तरीके से पैसे हथियाए जाते हैं, तो उसकी वजह से हम असल में हम अपने मुल्क के कायदे ज़वाबित के हिसाब से चलते हैं, समझते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से इनको सजाएं मिलती हैं और इसी वजह से इसको डिसग्रेस किया जाता है। इनकी इतनी वो कह लें कि वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की जाती, हालांकि इंडियंस जो है ना इनके मुकाबले में वो भाई ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। सही है, दुनिया मानती है इसको। हाँ। दुनिया को वो बेटे कितने 1 लाख कभी मांग रहा है, इजराइल मांग रहा जहाँ है, भी कभी जाते ताइवान हैं मांग उस रहा है। मुल्क को फायदा देते हैं, हाँ जी, ऑनेस्ट होते हैं। अभी हर जो बड़ी कंपनी है यूट्यूब चेक कर ले, आपका वो जो क्रोम गूगल क्रोम वो सुंदर पिक्चर वो चेक कर लें, वर्ल्ड पैक चेक कर लें, उसके बाद वो जो है एडोब है, कितने अब तो मेरे जेल से निकल गए, मैं गिनने शुरू बैठ तो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से ना वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए लोग उनको प्रेफर करते हैं। मिलते नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।